नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, डेवलपर और बायर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया की इकोनॉमी, जॉब, सिक्योरिटी और फ्यूचर को लेकर सोचता है। तो दोस्तों, कल यानी 7 मई 2025 को भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य एक्शन लिया है। ये सिर्फ एक वॉर सिचुएशन नहीं है, बल्कि इंडिया की ओर से एक डिफाइन किया गया रिस्पॉन्स है ये, जो देश की सुरक्षा नीति के लिए लिया गया है। ऐसे एक्शन का असर ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पे पड़ता है, बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारी इकोनॉमी और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी देखने को मिलता है। तो सवाल, इन एक्शन और वॉर जैसी स्थिति का इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का शो। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहा। 7 मई को भारत ने एक निर्णायक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे बॉर्डर पर हालात और संवेदनशील हो गए। डिफेंस एक्टिविटी बढ़ चुकी है, आर्मी मूवमेंट तेज है और इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक स्टैंड भी कड़ा हो गया है। ऑर्डिनेंस डिपो के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और वहां लगातार काम जारी है। सबसे पहले इमीडिएट जो फीलिंग होती है वॉर जैसी सिचुएशन में, वो होती है पैनिक और प्रिकॉशन की। जी हाँ, इस तरह की एक्टिव सिचुएशन में सबसे पहले असर पड़ता है मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर। लोग डर जाते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और जब एक्शन हो चुका है तो डर और अनसर्टेनिटी का लेवल और बढ़ जाता है। हर कोई अपने पैसे को लेकर सेफ जगह पर रखना चाहता है। ऐसे टाइम पर प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर दोनों ही डिसीजन लेने में पीछे हट जाते हैं। तो पोटेंशियल बायर का जो रिस्पांस है, कई बार आप देखेंगे जो बाइंग डिसीजन है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे क्या होता है कि ट्रांजिशन एक्टिविटी थोड़ी सी रुक जाती है। प्रॉपर्टी ऑनर्स कहीं हद तक अपने आप को लिक्विडेट करने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें अनसर्टेनिटी नज़र आती है। डेवलपर कई बार अपने नए लॉन्चेस को डिले कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इस टाइम जो इनपुट कॉस्ट है और पूरे मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कहीं हद तक फ्लक्चुएट कर सकती है, इसीलिए वो नए प्रोजेक्ट के लॉन्चेस को भी रोक देते हैं। अब बात करते हैं वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जी हाँ, जीडीपी, रुपए और लिक्विडिटी को लेकर खास बात यह कि भारत सरकार का डिफेंस बजट में इमरजेंसी एलोकेशन इसमें करना पड़ेगा, जिससे आने वाले बजट में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी भारत की इमेज अस्थायी रूप से, जी हाँ, वॉर एक्टिव जोन की तरह बन सकती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देरी हो सकती है। मतलब सरकार का फोकस डिफेंस स्पेंडिंग पर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पर कम खर्च होना और मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आना, ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। अब जीडीपी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। वॉर सिचुएशन में जीडीपी स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सब स्लो हो जाता है। रुपए डिप्रिसिएशन की बात भी कर लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए कमज़ोर हो जाता है, जिससे इंपोर्टेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में अनसर्टेनिटी के कारण लोन अप्रूवल स्लो हो जाते हैं, जिससे होम लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सब पर असर पड़ता है। रियल एस्टेट मार्केट, बायर्स और इन्वेस्टर का बिहेवियर भी स्टडी करना जरूरी है। असली मुद्दा तो यही है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट पर वॉर का सीधा असर पड़ता है। डिमांड में कई बार जो डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं, उससे कई बार गिरावट भी देखने को मिलती है। तो प्रॉपर्टी खरीदना या इन्वेस्ट करना लोग थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टी के दाम भी कई बार गिरते हैं। डेवलपर नए प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है। कुछ शहरों में रेंटल डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपने घर बेचने के बजाय किराए पर घर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब प्रॉपर्टी प्राइजेस पे असर जो पड़ता है, वो गिरावट या स्थिरता, ये आपको समझाता हूँ मैं। वॉर सिचुएशन में प्रॉपर्टी प्राइजेस डबल साइड इम्पैक्ट करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कई मेट्रो सिटीज़ में प्राइस में तेज़ी से गिरावट नहीं आती है, क्योंकि यहाँ डिमांड बेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्राइस ग्रोथ स्लो ज़रूर हो जाती है। प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो स्पेशली जो लग्जरी सेगमेंट है,
उसमें कई बार परचेज जो है वो थोड़ी डिले देखने को मिलती है। और मिडिल क्लास बायर जो है वो जो 1 BHK या 2 BHK लेता है, कई बार वो भी अपने डिसीजन को पोस्टपोन करता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, वो टेम्प्रोरी है, क्योंकि वो तो एक्चुअल डिमांड है। Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर पैनिक सेलिंग और प्राइस कट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लग्जरी सेगमेंट जैसे हाई एंड प्रॉपर्टीज़ की डिमांड सबसे पहले गिरती है, क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड करते हैं। डेवलपर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि वॉर टाइम सबसे मुश्किल टाइम होता है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो जाता है, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है और फाइनेंसिंग भी स्लो हो सकती है। तो कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है कहीं हद तक, चूँकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है, तो उससे कहीं हद तक कॉस्ट बढ़ती है। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जो बिल्डिंग में बनाने में लगती है, कहीं हद तक वो बढ़ती है। तो इससे ओवरऑल डेवलपर पे लोड पड़ता है। तो कई बार डेवलपर उसको बायर्स को पास ऑन भी करता है। कई बार नए लॉन्चेस थोड़े से महंगे हो जाते हैं। मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ जाती है, जिससे प्राइस कट और डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। अब कंज्यूमर सेंटिमेंट और मीडिया इफेक्ट की बात करते हैं। मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है। वॉर जैसी सिचुएशन में न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और डाउन हो जाता है। इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स और सोशल प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो होने लगती है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगती है। इससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और ज़्यादा फ्रेजाइल हो सकता है और डिसीजन मेकिंग बिहेवियर वेट एंड ऑब्जर्व की प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और NRI बायर्स को भी समझते हैं। इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं। FDI और NRI इन्वेस्टमेंट, चूँकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है पीछे, जो तेज़ी देखने को आपको मिली है, तो वॉर टाइम सिचुएशन में जो FDI इन्वेस्टमेंट है उसका फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। NRI बायर्स भी अनसर्टेनिटी के कारण इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में। बैंकिंग, लोन और इंटरेस्ट रेट, ये भी वॉर जैसी सिचुएशन में अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। होम लोन अप्रूवल स्लो हो जाता है। बैंक रिस्क असेसमेंट टाइट कर देते हैं, आसानी से लोन नहीं देते। बहुत अगर सेफ एंड साउंड उन्हें क्रेडिट हिस्ट्री लगती है तभी वो लोन देते हैं। RBI अगर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रेट्स कम करता है तो लिक्विडिटी थोड़ी ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन वॉर के चलते रिस्क प्रीमियम ज़रूर बढ़ जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की हालत और ख़राब हो सकती है, क्योंकि इनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और मार्केट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ऐसे टाइम में सरकार अगर जल्दी स्टेबिलिटी दिखा दे, जैसे कि सफल सैन्य एक्शन के बाद डिप्लोमेटिकली चीज़ें शांत होती दिखे, तो मार्केट का रिस्क सेंटिमेंट धीरे धीरे सुधर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब स्टिमुलस पैकेज की बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज जैसे टैक्स रिलीफ या इंटरेस्ट सब्सिडी जैसी चीज़ भी कई बार गवर्नमेंट लेकर आती है। सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को और प्रमोट करती है, जिससे बेसिक डिमांड बनी रहती है, क्योंकि एक्चुअल बायर तो यही है। लग्जरी में जो जा रहे हैं वो स्पेकुलेटर हो सकता है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें एक्चुअल एंड यूज़र है। इसीलिए कई बार इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रमोट भी कर सकती है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी हाँ, अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे लाया जाता है ताकि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिलता है डेवलपर ने OC अप्लाई किया और OC कई दिनों के बाद, मतलब मैं कह रहा हूँ साल भर के बाद अगर OC आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं हद तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, क्योंकि अगर डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे बेचा है तो वो पेमेंट नहीं ले पा रहा होता है, तो डेवलपर का भी लॉस होता है। ऐसे टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो प्रोसेस को फास्ट करती है, मतलब सिंगल विंडो टाइप की सिस्टम को ज़्यादा जल्दी प्रेफर करती है। अब बाउंस बैक या स्लो डाउन, मिलिट्री एक्शन का इमीडिएट रियल एस्टेट मार्केट पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये एक्शन हो चुका है तो कई शहर में बायर्स और इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म रिएक्शन दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर लगे शहरों में पैनिक लिस्टिंग शुरू हो गई है। ब्रोकर और चैनल पार्टनर्स को इंक्वायरी में गिरावट देखने को मिल रही है, खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। कुछ लोग स्पेकुलेशन की जरिए डिस्ट्रेस डील्स की तलाश कर सकते हैं, जिससे एथिकल प्रैक्टिस पे असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉर के बाद रियल एस्टेट मार्केट बाउंस बैक करेगा या लॉन्ग टर्म स्लो डाउन आएगा? वॉर होता है या नहीं होता, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से अगर वॉर होता है तो वॉर के बाद रियल एस्टेट मार्केट एक्चुअल में बाउंस बैक करेगा या लॉन्ग टर्म स्लो डाउन आएगा?
इसके लिए हमें हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो हर वॉर या मेजर जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस के बाद रियल एस्टेट मार्केट ने कुछ सालों में रिकवर किया है। पेंटअप डिमांड, वॉर के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो पेंटअप डिमांड की वजह से मार्केट में तेजी आती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव पॉलिसी लाती है तो रिकवरी जल्दी हो सकती है। अब सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले, जब तक सिचुएशन क्लियर ना हो बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप पोस्टपोन कर सकते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, अगर खरीदना ही है तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी प्रेफर करें ताकि कंस्ट्रक्शन रिस्क आपका कम हो जाए। और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो इस सेगमेंट में डिमांड रिलेटिवली सेफ रहती है। ऐसे टाइम में रेंटल यील्ड पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन कई बार स्लो हो जाता है। सिर्फ एक ही लोकेशन या सेगमेंट में इन्वेस्ट ना करें, पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो जैसे कमर्शियल में ऑफिस, रिटेल और वेयर हाउसिंग होता है, तो वॉर टाइम में कंपनियां हायरिंग और एक्सपेंशन स्लो कर देती हैं, जिससे ऑफिस स्पेस की डिमांड गिर सकती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, जिससे मॉल, शॉपिंग मॉल, सेंटर और हाई स्ट्रीट की ऑक्यूपेंसी गिर सकती है। वेयर हाउसिंग की बात करें तो इस सेक्टर में इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि एसेंशियल गुड्स एंड लॉजिस्टिक की डिमांड रेगुलर हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं सिटी वाइज इम्पैक्ट की। जी हाँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु वर्सेस बॉर्डर सिटीज़ की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी सिटीज़ में मार्केट रिलेटिवली स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ प्राइस ग्रोथ स्लो होता है। और बॉर्डर एरिया की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे बॉर्डर सिटीज़ में पैनिक सेलिंग, जी हाँ, प्राइजेस कट्स, डिमांड में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और एमर्जिंग सिटीज़ की बात करें तो इंदौर, भुवनेश्वर, कोची जैसी सिटीज़ में इम्पैक्ट कम रह सकता है क्योंकि डिमांड जो है वो लोकल बेस्ड है। अब इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं सोशली, माइग्रेंट वर्कर, डेली वेज अर्नर, इन सब पर भी पड़ता है। इन सब की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो असर है वो माइग्रेंट वर्कर और डेली वेज अर्नर पे पड़ता है। कंस्ट्रक्शन स्लो होने की वजह से इनकी जॉब्स पर खतरा आ सकता है। सरकार को इनके लिए स्पेशल पैकेज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने चाहिए। वो बात और है कि उस समय सरकार व्यस्त होती है वॉर पे, तो कई बार नहीं हो पाता उनका केयर, लेकिन सरकार को इस पर ज़रूर, उन सब जो कैटेगरी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। अब कुछ फ्यूचर ट्रेंड भी देखने को मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन के बाद टेक, डिजिटल और ग्रीन रियल एस्टेट में भी बदलाव आते हैं। जी हाँ, ये ट्रेंड नए देखने को मिलते हैं। जैसे टेक इंटीग्रेशन की बात करें तो वर्चुअल टूर, ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जैसे फीचर ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं। और एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। और साथ में अर्थक्वेक, फायर और अदर इमरजेंसीज के लिए नई बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब कुछ अलग अलग इंडस्ट्री लीडर अलग अलग टाइप की बात बताते हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्री लीडर बताते हैं जो रियल एस्टेट के हैं, वो है कि रियल एस्टेट मार्केट में वॉर से शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन ज़रूर आता है, लेकिन इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड और अर्बनाइजेशन ट्रेंड की वजह से लॉन्ग टर्म में रिकवरी पक्की है। दूसरे इंडस्ट्री लीडर कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए मार्केट स्टेबिलिटी के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स ले ताकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बने रहें। अब कुछ सवाल मैंने लिए हैं आपके। क्या वॉर के टाइम पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? तो मेरा आंसर है हाँ। अगर आपकी ज़रूरत है और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल रही है तो कॉशियसली आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। क्या रेंटल मार्केट सेफ है? ये दूसरा प्रश्न मेरे पास आया, तो मेरा उत्तर है हाँ, रेंटल डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहती है, स्पेशली अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में। तीसरा सवाल मेरे पास आया, क्या प्राइजेस बहुत गिर सकते हैं? तो मेरा जवाब है आपके लिए कि मेट्रो सिटीज़ में स्टीप फॉल बहुत कम उम्मीद होती है, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 सिटी में, बॉर्डर एरिया में प्राइस करेक्शन हो सकता है। अब प्रॉपर्टी मिशा शो का वर्डिक्ट क्या है ये भी आपको बताता हूँ। वॉर जैसी सिचुएशन में रियल एस्टेट मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर ज़रूर बन सकता है, लेकिन इंडिया के फंडामेंटल डिमांड, अर्बनाइजेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से लॉन्ग टर्म में रिकवरी पक्की है। ऐसे टाइम में पैनिक सेलिंग या इम्पल्सिव बाइंग से आपको बचना है। ये नहीं कि कुछ भी ले लिया या आज बेच ही दें, इससे आपको बचना है। सोच समझ कर डिसीजन लेना है, मतलब रेडी टू मूव इन या फिर अफोर्डेबल रेंटल यील्ड और डाइवर्स पोर्टफोलियो पर ही आपको फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में ज़रूर पूछें। अगली बार मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट और प्रॉपर्टी मिशा शो के साथ अपने प्रॉपर्टी डिसीजन को बनाएं और भी स्ट्रांग। नमस्कार, जय हिंद।